हेलो बच्चा लोग, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 2 के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन डिटेल में अच्छे से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आपने अगर ये टेस्ट दे दिया है तभी इस वीडियो को देखें, अगर नहीं दिया है अभी तक टेस्ट तो ज़रूर पेपर को क्वेश्चन पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, डाउनलोड करें, उसका आंसर की भी दिया रहेगा। टेस्ट दे उसके बाद इसको देखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमने मॉक टेस्ट 1 भी किया है, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और हमने एक पीडीएफ भी शेयर किया था आपके साथ एक दिन पहले, जहाँ पे सारे PYQs जो भी चैनल पे अपलोडेड है सबका लिंक आपको एक जगह दिया हुआ है। आप उसको भी जाके रेफर कर सकते हैं। प्रायोरिटी वाइज दिया हुआ है कि आपको कौन सा चैप्टर पहले सॉल्व करना चाहिए और फिर बाद में कौन सा करना चाहिए एज पर दी वेटेज ऑफ दी चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दी पेपर। ठीक है, सवाल में हमसे कहता है व्हेन अ सर्टेन मेटालिक सरफेस इज इरेडिएटेड विथ मोनोक्रोमैटिक लाइट वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज 3V0। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। मान लीजिए ये आपके पास एक मटेरियल है और यहाँ पे आपको रेस इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इस रे का आपको वेवलेंथ लेट अस से लैम्डा है। ठीक, ये इंसिडेंट होता है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। अब सबसे पहले एक चीज़ होता है वर्क फंक्शन, यानी कि इस वेव की जो एनर्जी है अगर वो सिर्फ वर्क फंक्शन के बराबर है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन आपको फ्री होगा, लेकिन वो किसी वेलोसिटी के साथ एस्केप नहीं करेगा। ठीक है, और अगर इस लाइट का एनर्जी इस एलिमेंट के वर्क फंक्शन से भी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एट द सेम टाइम एक एनर्जी के साथ निकलेगा। अगर आपको उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी को ज़ीरो करना है तो आप एक पोटेंशियल उसके अक्रॉस अप्लाई करते हो जो कि इसके वेलोसिटी को ज़ीरो कर देता है, जिसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट hc बाई लैम्डा एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रे इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस E मल्टीप्लाइड बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब दो सिचुएशन है आपके पास। पहला है द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 3V0, जब आपका वेवलेंथ लैम्डा है, एंड व्हेन द सेम सरफेस इज इरेडिएटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, तब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है। तो बताइए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द गिवन सरफेस कितना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है। सो बेसिकली मान लीजिए कि जो आपका वर्क फंक्शन है दैट इज hc अपॉन सम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेट अस से लैम्डा नॉट। ठीक है, तो हमें ये लैम्डा नॉट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो एक इक्वेशन हम लिखेंगे hc डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा नॉट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल E मल्टीप्लाइड बाई 3V0। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे हम लोग जब आपका 2 लैम्डा है, hc डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा नॉट प्लस E इंटू V0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमें लैम्डा नॉट चाहिए, राइट। तो आप एक काम कीजिए, आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि आपका 3 EV0 कैंसिल हो जाए। तो यह हमारा आ रहा है hc बाई लैम्डा माइनस 3hc बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा नॉट माइनस 3hc बाई लैम्डा नॉट। बढ़िया एकदम। अब यहाँ पे आप hc को तो कैंसिल कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा माइनस हाफ नीचे में लैम्डा, और ये आपका हो जाएगा -2 लैम्डा नॉट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लैम्डा नॉट जो है वो आपको आ रहा है 4 टाइम्स लैम्डा, एंड दिस बिकम्स योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स का सवाल है। आपके पास यहाँ पे गेट्स दे रखा है, ये आपको और गेट है, दिस इज योर और गेट एंड दिस इज योर एंड गेट। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट इज व्हाट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इनपुट आपको A है, यहाँ पे इनपुट आपको B है, तो और गेट है तो यहाँ का आउटपुट हो जाएगा A प्लस B। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट A है, यहाँ पे इनपुट C है, तो ये वाला आउटपुट हो जाएगा A प्लस C। अब ये दोनों आउटपुट्स इस एंड गेट के लिए इनपुट बन जाएगा, तो जो फाइनल आउटपुट आपको Y मिलेगा दैट इज A प्लस B एंड A प्लस C, ऑप्शन नंबर B। सो फेयरली इजी वन। ठीक है, ओके। देखिए इस सवाल में हमसे कहता है इन द सर्किट शोन द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, द सेल हैज EMF E
एक्स इज इनिशियली ज्वाइन टू वाई फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो पहले आपने सर्किट को ऐसा ज्वाइन किया हुआ है, तो ये आपको एक LR सर्किट हो गया, और आपने लॉन्ग टाइम के लिए ज्वाइन किया, राइट। लॉन्ग टाइम का मतलब है स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब है कि इंडक्टर इज गोइंग टू बिहेव एज अ प्लेन वायर, लाइक अ प्योर कंडक्टिंग वायर की तरह ये बिहेव करेगा, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में हम समझ सकते हैं ना कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा, दैट इज सिंपली योर E अपॉन आर। तो स्टेडी स्टेट में आपका सर्किट में इतना करंट फ्लो कर रहा था, फिर आपने Y से इसको डिस्कनेक्ट करके Z के साथ जोड़ दिया, आपने फिर इसको ऐसा कर दिया, तब बताइए मैक्सिमम चार्ज ऑन C एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम पे C पे मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं, आपने जब इसको Z से जोड़ा है, Y से डिस्कनेक्ट किया है, यह आपको एक LC सर्किट हो गया है। दिस हैज बिकम योर LC सर्किट, और LC सर्किट का मतलब LC ऑसिलेशन, राइट। तो सबसे शुरुआत में अगर आप ध्यान से देखिए तो इस इंडक्टर के पास भर भर के मैग्नेटिक एनर्जी था, दैट इज योर हाफ Li², ठीक है। ये आपस में बेसिकली एनर्जी को ऑसिलेट कराता रहता है। शुरुआत में सारा एनर्जी इंडक्टर के पास है, कुछ समय बाद सारा का सारा एनर्जी कैपेसिटर के पास होगा, फिर इंडक्टर के पास, फिर कैपेसिटर के पास। तो इस तरीके से आपका एनर्जी ऑसिलेट करता रहता है। तो मान लीजिए कि मैक्सिमम चार्ज जो इस पे आ सकता है वो Q है, इसका मतलब दिस हाफ Li² शुड बी इक्वल टू Q² बाई 2C, Q² बाई 2C। तो आपका 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, LC अंडर रूट LC, और बाहर में I, और I की वैल्यू तो E/R है। सो दिस इज योर E/R अंडर रूट LC। दिस इज योर ऑप्शन नंबर D, ठीक। चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में आई गेस लोगों को शायद डाउट रहता है। अ चार्ज पार्टिकल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के अलोंग है, ठीक है। और आपने एक चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, तो हेलिकल पाथ लेगा, ठीक है, हेलिकल पाथ लेगा। ड्यूरिंग इट्स मोशन अलोंग द हेलिकल पाथ, इफ द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज इक्वल टू द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब समझिएगा, यहाँ पे बच्चे डायग्राम जब बनाते हैं ना हेलिक्स का, वो ऐसा बना देते हैं, गलत है, ये गलत है। अगर आपने ऐसा डायग्राम बना दिया तो आप यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस को R के बराबर ले लोगे, और फिर आपका आंसर भी गलत आएगा, है ना। आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ से आपका सर्कल चालू होगा तो फाइनली ये इधर ही तक आ पाएगा, इस तरीके का आपका बनेगा डायग्राम। दिस इज योर फिगर, दिस इज योर फिगर, ठीक है। अब हमको पता है कि पिच अपने इसको बोलते हैं, और एक्स एक्सिस से जो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, दिस इज बेसिकली डायमीटर, बेसिकली 2 इंटू रेडियस। तो हमसे कहता है कि पिच इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। अच्छा, अब पिच क्या होता है, पिच क्या होता है, मान लीजिए आपने इसको स्पीड v दिया था, ये एंगल थीटा है, तो स्पीड का भी 2 कंपोनेंट हुआ ना, एक हो जाता है इधर विच इज़ v cos थीटा, और एक आपका हो जाएगा ऊपर की तरफ विच इज़ योर v sin थीटा, है ना। तो पिच इज बेसिकली इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन कंप्लीट सर्कल, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाइड बाई t, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू R। अब t का फॉर्मूला क्या होता है, t का फॉर्मूला होता है 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB, राइट। और R का फॉर्मूला क्या होता है, R आपका होता है m v sin थीटा डिवाइडेड बाई QB। अब आप यहाँ देख सकते हैं QB से QB खत्म, mv से mv खत्म, 2 से आपका 2 खत्म, तो आप देख सकते हैं पाई इज इक्वल टू tan थीटा आपका आ जाएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर D, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th वन। इन द सर्किट शोन द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इज हाउ मच, ठीक है, हमें R1 R2 निकालना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इस सर्किट में ध्यान से देखिए, अगर हमने इसे A पॉइंट बोला है तो ये भी A पॉइंट है, अगर हमने इसे B बोला है तो ये भी B पॉइंट है। बेसिकली ये तीनों का तीनों रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में है, ठीक है। ये बात अपने को क्लिक होना चाहिए, चमकना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमें कहता है कि इस 20 ओम वाले में 1 एम्पियर करंट है, तो अगर इसमें 1 एम्पियर करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल गया ना। व्हाट इज VAB, व्हाट इज VAB, 20 इंटू 1, दिस इज योर 20 वोल्ट, ठीक है। अगर ये 20 वोल्ट है, इसका मतलब
इस 10 ओम के अक्रॉस भी 20 है, इस R2 के अक्रॉस भी 20 है। तो क्या हम इस I1 को पता कर सकते हैं? हाँ जी, I1 आपका कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया आपको 2 एम्पियर। तो आपको पता चल गया कि ये 2 एम्पियर है। ठीक है, अच्छा यहाँ की बात करें, अगर हम R2 के सेंस में बात करें तो हम R2 को तो लिख ही सकते हैं ना, VAB डिवाइडेड बाई 0.5, और VAB तो हमने सॉल्व कर लिया है 20 डिवाइड बाई 0.5, तो ये आपको कितना आ रहा है 40 ओम। तो हमारा जो R2 है सेकंड वाली वो है 40 ओम। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे R2 40 दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा नहीं, लेकिन बट स्टिल अगर किसी बच्चे को है कि सर हमें R1 भी सॉल्व करना है, क्या पता ऑप्शन कुछ इस तरीके से हो कि आपको R1 भी निकालना पड़े टू क्रॉस चेक इट। तो R2 आपका हो गया 40, बढ़िया। अच्छा ये I2 करंट कितना होगा, ध्यान से देखिए, तो ये I2 आपको ब्रांच कर रहा था इधर I1 और इसमें, सो 2 + 1 दिस इज योर 3 एम्पियर। ये आपका 3 एम्पियर है, ये आपका 0.5 एम्पियर है, यानी कि I3 आपका हो जाएगा 3 + 0.5 दिस इज योर 3.5 एम्पियर। बढ़िया सर। अब ध्यान से अगर आप देखें तो क्या हम इस 69 वोल्ट को लिख सकते हैं VCA प्लस VAB। तो ये 69 है, VCA हमको पता नहीं फिलहाल, और VAB मेरा 20 है, तो हमको VCA भी पता चल गया 49। और इस VCA को हम क्या लिख सकते हैं, I3 × R1, I3 3.5 है, R1 है, दिस इज योर 49। सो R1 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 3.5, सो 35, और ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर 757, ये आ रहा है 14। तो आप देख सकते हैं 14 भी आपका आंसर मैच कर गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में स्प्रिंग को कट किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको स्प्रिंग से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी जरूर पता होना चाहिए, दैट स्प्रिंग लेंथ मल्टीप्लाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, द प्रोडक्ट इज बेसिकली अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हमसे कहता है कि आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, व्हेन अटैच टू अ यूनिफॉर्म आइडियल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k एंड फ्री लेंथ l executes SHM. The spring is then cut into 2 pieces, one with free length FL। ध्यान से देखिए, आपने उस L लेंथ के स्प्रिंग को कट कर दिया है 2 पोर्शन में। एक का लेंथ आपने रखा है FL और दूसरा ऑटोमेटिकली 1 - f इंटू L हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो हमको K1 और K2 का रेशियो तो पता चल गया। हमने क्या बोला, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू लेंथ कांस्टेंट होता है, सो K1 मल्टीप्लाइड बाई FL शुड बी इक्वल टू K2 मल्टीप्लाइड बाई 1 - f इंटू L। ठीक है, तो यहाँ से आपका L और L खत्म, तो हम देख सकते हैं कि K1 बाई K2 इज इक्वल टू 1 - f बाई f। ठीक, अच्छा एक तो ये आया, फिर हमको बोलता है द ब्लॉक इज ऑल्सो डिवाइडेड इन द सेम फ्रैक्शन, राइट। यानी कि आपके पास जो m मास था आपने भी उसको बंटवारा किया, एक मास किया Fm और दूसरा हो जाएगा 1 - f इंटू m। ठीक है, द स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्लॉक अटैच टू द लॉन्गर पार्ट ऑफ द स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स SHM विथ फ्रीक्वेंसी ω1, राइट। सो बेसिकली हमने क्या किया है ना, हमने सेम रेशियो वालों को एक साथ नहीं कनेक्ट करा है। ठीक है, कौन स्मॉलर कौन बिगर उससे आपका आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। आपका डाउट होगा कि सर हमें तो सवाल में दिया ही नहीं है कि ये जो f है वो आपको 0.5 से छोटा या 0.5 से बड़ा है, तभी हम जज कर सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा कौन सा छोटा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सवाल में इतना बोल रहा है ना कि छोटे वाले लेंथ को बड़े वाले मास के साथ कनेक्ट किया गया है, सो बेसिकली इंटरचेंज करना है। इसका मतलब अगर ये वाला लेंथ आपने FL लिया था तो इसके साथ इस वाले मास को आप कनेक्ट करोगे, राइट। तो यहाँ पे जो आपने M1 चिपकाया है, ध्यान से देखिएगा, वो M1 आपको हो जाएगा 1 - f इंटू m, और यहाँ जो आपने M2 लगाया होगा दैट M2 इज गोइंग टू बी f इंटू m। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसीज आपकी ω1 ω2 है, तो ω1
बेसिकली ओमेगा क्या होता है, ओमेगा आपको होता है अंडर रूट के बाई एम। तो आप देख सकते हैं कि ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 जो है वो आपको हो जाएगा अंडर रूट के 1 बाई के 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एम 2 बाई एम 1, राइट। अच्छा, के 1 बाई के 2 सॉल्व किया है, 1 माइनस एफ बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एम 2 बाई एम 1, यानी कि एफ एम डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ इंटू एम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। आप इसका रेसिप्रोकल लेते, यानी कि आप अदर वे राउंड जाते तब भी आपको आंसर 1 ही आता, ठीक है। चलिए, आई होप चीज़ें क्लियर है, समझ में आई है। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एस्ट्रोनॉट्स आर वेटलेस इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ बिकॉज दे आर अंडर फ्री फॉल सिचुएशन, है ना। ये आपको धरती है और ये आपको ऑर्बिट है, राइट। एनीथिंग विच इज ऑर्बिटिंग द अर्थ, इवन द नेचुरल सैटेलाइट मून भी आपको फ्री फॉल सिचुएशन में, दैट इज वाई वो भी आपको वेटलेसनेस कंडीशन में है, राइट। वो फ्री फॉल है, मून भी या कोई भी सैटेलाइट जो कि ऑर्बिट कर रहा है, इट इज जस्ट दैट दे आर नेवर कोलाइडिंग विथ अर्थ, ठीक है, फ्री फॉल सिचुएशन में है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब आप चेक कर सकते हैं गलत है, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा बस अपने को सोचना है इसमें। टू पार्टिकल्स हैविंग एंगुलर मोमेंटा this much and this much as measured about the origin, originally particle 1 moves in the xy plane, ठीक है। हमको एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं दिया, लेकिन हमको ये बोल रहा है कि पार्टिकल 1 आपका xy प्लेन में मूव कर रहा है, पार्टिकल 1 आपका xy प्लेन में मूव कर रहा है, मान लिया कि ऐसा मूव कर रहा है विथ सम लीनियर मोमेंटम p1, ठीक है। तो अगर आपको ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आप यहाँ से एक पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करोगे r1 इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, और जो दूसरा पार्टिकल है वो आपको वाईजेड प्लेन में मूव कर रहा है, वो आपको वाईजेड प्लेन में मूव कर रहा है। कोई भी हम यहाँ पे एक रैंडम डायरेक्शन ले रहे हैं, लेकिन इंश्योरिंग कि हम वाईजेड प्लेन में ही ले, हम वाईजेड प्लेन में ले, और ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर r2, ठीक है। इफ देयर आर नो एक्सटर्नल टॉर्क्स देन द टोटल एंगुलर मोमेंटा इज अ कांस्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड हाउ मच। सो बेसिकली हमको L1 वेक्टर और L2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। प्रॉब्लम यह है कि हमको इन दोनों का डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, L जो होता है वो आपको R क्रॉस P होता है। आप जब R1 क्रॉस P करोगे यहाँ पे, राइट, तो वो आपको Z एक्सिस के अलॉन्ग ही आएगा। अब पॉजिटिव Z एक्सिस भी हो सकता है, नेगेटिव Z एक्सिस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस P1 वेक्टर। आपका ये P1 वेक्टर ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, राइट। तो P1 वेक्टर का XY प्लेन में डायरेक्शन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि माइनस के कैप आएगा कि प्लस के कैप आएगा। लेकिन एक बात श्योर है कि Z एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो L1 वेक्टर है ना, दिस इज प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, के कैप। ठीक उसी हिसाब से अगर आप L2 वेक्टर को देखें, यहाँ पे आप जब यहाँ पे R2 क्रॉस P2 वेक्टर करोगे तो वो आपको क्या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। सो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 40 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आई कैप। अब तो कुछ बचा ही नहीं, आपको रिजल्टेंट निकालना है। एक आपको Z एक्सिस के अलॉन्ग है, एक आपको X के अलॉन्ग है, तो जो नेट हो जाएगा दैट इज सिंपली अंडर रूट ऑफ 30 square plus 40 square. So the answer is indeed 50. So such a beautiful question, such a beautiful question, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, beats are heard when the A string of two violins are played, ठीक है। The beat frequency decreases as the tension, पहली बात समझिए, बीट फ्रीक्वेंसी जो आपको सुनाई देगा दैट इज बेसिकली मॉड ऑफ F1 माइनस F2। आपके पास दो वायलेंस है, ठीक है। मान लीजिए कि पहले वाले वायलेंस से फ्रीक्वेंसी F1 है, दूसरे वाले से F2 है, तो उनका जो डिफरेंस होगा मॉड ले रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि F1 F2 से बड़ा हो या फिर F2 F1 से बड़ा हो। एनीवेज, राइट, द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस as the tension in A string of violin 1 is slowly increased।
अब आप समझिए, पहली बात तो फ्रीक्वेंसी और टेंशन में रिलेशन क्या है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू NV/2L, राइट। सो 2L लिखा। अच्छा, यहाँ पे हमने NV/2L फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि आपका ये गिटार है, उसमें आप स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स्ड होता है और जहाँ पे आपने फिंगर रखा होगा वो भी आपको फिर फिक्स्ड एंड हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली स्टैंडिंग वेव, जहाँ पे स्ट्रिंग आपको दोनों तरफ से फिक्स्ड है, तो NV/2L हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। सो N/2L और वेलोसिटी होता है टेंशन अपॉन म्यू। तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन, ठीक है। अब हमको दिख रहा है कि अगर आपने टेंशन बढ़ाया है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा होगा। क्या कह रहा है, द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए इज स्लोली इंक्रीज्ड। तो अगर आपने टेंशन बढ़ाया यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ा है, यानी कि F1 की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। लेकिन हमसे कहता है कि F1 के बढ़ने के कारण बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया है। अब आपको इससे जज करना है कि F1 F2 से बड़ा है कि F2 F1 से बड़ा है। F1 अगर F2 से बड़ा होता, ध्यान से सोचिएगा, अगर F1 F2 से बड़ा होता, इफ ऐसा होता, तो F1 के और इंक्रीज करने पे बीट फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो ये रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि F1 F2 से छोटा रहा होगा। अब आपने जब थोड़ा सा भी F1 को इंक्रीज किया है, देन द गैप बिटवीन देम that decreases, the beat frequency decreases, यानी कि F1 is less than F2, so the fundamental frequency of A string in the violin 1 is less than that of violin 2, ठीक है। बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो इस वैरायटी का सवाल तो जेईई मेंस में आ ही चुका है, जब आपको ऐसा कुछ बबल्स बनता है, राइट। लेकिन यहाँ पे बबल के अंदर में एक और बबल है, राइट, और यहाँ पे आपको इंटरफेस है। टू स्फेरिकल बबल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इंटरनली एज शोन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस इज कैपिटल R। देन देखिए, हमने मान लिया कि यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का P2 है और सराउंडिंग का P0 है, ठीक है। तो अगर हम R1 के लिए इक्वेशन लिखे तो हम बोल सकते हैं P1 माइनस P0 इज इक्वल टू, सरफेस टेंशन को S मान लेते हैं, सो 4S डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। अगर हम यहाँ के लिए इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे आपको अंदर का प्रेशर P2 है, यहाँ का प्रेशर P1 है, तो हम बोल सकते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 4S डिवाइडेड बाई R2। और अगर हम यहाँ के लिए इक्वेशन लिखें, ठीक है, यहाँ के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो हम बोलेंगे P2 माइनस P0 इज इक्वल टू 4S डिवाइडेड बाई R, ठीक है। अच्छा, ऐड देम अप, इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको दिखेगा P2 माइनस P0 इज इक्वल टू 4S बाई R1 प्लस 4S बाई R2, और दोनों आपको इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप अगर इक्वेट कर दो तो आपको दिखना चाहिए कि 4S बाई R1 प्लस 4S बाई R2 इज इक्वल टू 4S बाई R। तो यहाँ से आपको आता है 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। एक तो ये आपको निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा, डायग्राम में हमको दिखाई दे रहा है कि R1 जो है वो R2 से तो बड़ा है। बढ़िया है सर। अब ये कैपिटल R के बारे में आप क्या बोल सकते हो, ऐसा चीज़ रेजिस्टेंस में भी बहुत बहुत बार आता है, और वहाँ पे भी बच्चों को मैं ये ट्रिक, ये चीज़ ध्यान रखने के लिए हमेशा बोलता हूँ। ये बेसिकली आपको रेजिस्टेंस में भी ऐसे फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे कैपिटल R जो होता है ना, वो दोनों से ही छोटा होता है, राइट। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, आपके पास सपोज एक वैल्यू 6 है, एक वैल्यू 2 है, आपको R निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सो 6 इंटू 2 अपॉन 8, राइट। तो ये आपको कितना आ रहा है, ये आपको आ रहा है दिस इज योर 4, राइट, दिस इज योर 3/2, 1.5। तो 1.5 आपको 6 से तो छोटा है लेकिन 2 से भी छोटा है, तो इन दोनों से ही ये चीज़ छोटा रहता है। इसी बात का फ़ायदा अगर आप यहाँ पे उठाए तो हम कह सकते हैं कि भैया जो R है वो सबसे छोटा है, उसके बाद आपका R2 होगा और उसके बाद आपका R1 होगा। सो R इज लेस देन R2 एंड लेस देन R1। पहला ऑप्शन है कि R इज मोर देन R1, गलत है ये। R1 इज मोर देन कैपिटल R, R1 इज मोर देन कैपिटल R सही है, लेकिन कैपिटल R इज मोर देन R2 ये गलत है, ठीक है। R इज लेस देन कैपिटल R2 ये सही है, ये गलत। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फेयरली इजी क्वेश्चन दिस वन। सवाल में कहता है कि आपके पास एक अमीटर है और उसका जो रेंज है वो कैपिटल आई है, यानी कि इस अमीटर से आप मैक्सिमम करंट आई फ्लो करवाइए ताकि आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी आ जाएगा। इसका रेजिस्टेंस आपको आर नॉट दे रखा है। व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ इट टू इंक्रीज इट्स रेंज टू एन आई। ठीक है, हमने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया एस, शंटिंग हमने इसकी कर दी, और हम चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम का रेंज हो जाए एन आई, यानी अब आपको पूरे सिस्टम में जो करंट एंटर करे वो स्मॉल एन इंटू कैपिटल आई हो। तो अगर यहाँ पे एन आई एंटर किया है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि मैक्सिमम आई ही जाए, तो बचा हुआ ऊपर चला जाएगा, बचा हुआ ऊपर चला जाएगा। अब क्या बात है, अब हम लिख सकते हैं आई इंटू आर नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट विच इज एन माइनस वन इंटू आई इंटू एस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी शंट की वैल्यू आ रही है आर नॉट अपॉन एन माइनस वन, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में कहता है कि 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 3 वोल्ट्स। कहाँ गया ईएमएफ अपना, ये रहा 3 वोल्ट्स। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। द रेजिस्टर्स R1 एंड R2 हैव द वैल्यूज 4 and 1। द चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट विल बी हाउ मच। ठीक है, तो ठीक ही है क्वेश्चन। तो हमसे 1 माइक्रोफैराड के अक्रॉस चार्ज पूछ रहा है। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है करंट जो है आपको इसमें नहीं फ्लो करेगा। स्टेडी स्टेट का मतलब है आप इसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। टू सॉल्व द करंट एंड ऑल। ठीक, बढ़िया। अगर आपको इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज चाहिए तो आपको ये पता करना होगा कि ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्योंकि वी ए माइनस वी बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो अक्रॉस द कैपेसिटर, राइट। तो हमें ये सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। दिस इज सिंपली आई इंटू आर टू, और आई आपका हो जाएगा 3 अपॉन रेजिस्टेंस 0.5 प्लस 1। 4 को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि 4 में तो करंट जा ही नहीं रहा होगा। सो 0.5 प्लस 1, दिस इज योर 1.5 इंटू आर टू विच इज अगेन 1, दिस इज योर 2 वोल्ट्स। और आपको आगे पोटेंशियल डिफरेंस 2 इंटू 1 माइक्रोफैराड करेंगे तो 2 माइक्रो कूलम आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन द फिगर द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज हाउ मच। दिस इज 10 सेकेंड्स क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको एक्सएल और एक्ससी बराबर दे रहा है। अगर एक आरएलसी सर्किट में आपको एक्सएल और एक्ससी बराबर है तो वीएल और वीसी भी बराबर होगा, वीएल और वीसी भी बराबर होगा, राइट। और लेकिन दोनों हमेशा आउट ऑफ फेज होता है ना। अगर आपने वीएल ऊपर बनाया है फेजर डायग्राम, तो आप वीसी को याद करो नीचे बनाते हो, और इधर आपका हो जाता है वीआर, राइट। तो ये दोनों हमेशा आउट ऑफ फेज है। तो अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इन दोनों के अक्रॉस लिया है वो तो जीरो आ जाएगा। वीएल माइनस वीसी आपको जीरो ही तो आना है। दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलते हैं, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन 14। ओके सर, अ थर्मोमीटर विद एन आर्बिट्री स्केल हैज द आइस पॉइंट इतना। तो आपके पास बेसिकली एक रैंडम थर्मोमीटर है, राइट। बेसिकली एक रैंडम थर्मोमीटर है, फॉल्टी भी है, जो भी है। इसका जो आइस पॉइंट है वो है -20 डिग्री, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 180 डिग्री। तो हमसे कहता है कि जब इस थर्मोमीटर में कोई रीडिंग आती है 5 डिग्री, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेल्सियस में वैल्यू क्या है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेल्सियस में वैल्यू क्या है। तो हम लोग टेक्निक यूज़ करेंगे यही वाला, दैट इज T माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, राइट। विच मीन्स यहाँ की अगर हम लोग बात करें, इसकी बात करें तो 5 माइनस इसका मेल्टिंग पॉइंट, अभी डिग्री छोड़ दो ऐसे लिख देते हैं, अपॉन 180 माइनस ऑफ -20 इज इक्वल टू, सेल्सियस में आ जाओ। सो C हमें निकालना है, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। तो यहाँ से आप देखिए ऊपर में हो जाएगा 25 और नीचे में आ रहा है आपका 200, C अपॉन 100। तो 100 से ये कैंसिल, C आपका हो जाएगा 12.5 डिग्रीज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। डायमेंशन का क्वेश्चन है। डायमेंशन का आपके पास है E² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट H इंटू C। अगर आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ², यानी कि Q² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²।
इसका मतलब है कि हम डायमेंशन ऑफ क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट को इक्वल बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ एफ इंटू आर स्क्वायर के। ठीक है, एक तो ये बात पता चला। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एच सी भी है। देखिए ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट तो हम यहाँ से निकाल देंगे, और बचा अपना एच सी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यानी कि डायमेंशन ऑफ एच सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी इनटू लैम्डा, यानी कि इसका जो डायमेंशन होगा दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ ई इंटू लैम्डा। अब देखिएगा, फोर्स इंटू यहाँ पे आर इंटू आर है, बेसिकली आर बेसिकली आपका डिस्टेंस है। सो फोर्स इंटू डिस्टेंस आपका वर्क डन भी होता है। सो वर्क डन इंटू आर अपॉन एनर्जी इंटू लैम्डा। अब आप ध्यान से देखिए, हमको डायमेंशन निकालना है ना, खाली वर्क डन का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा, आर का डायमेंशन और लैम्डा का डायमेंशन सेम होगा। सो बेसिकली ये आपको कैंसिल आउट होने वाला है। सो एम का डायमेंशन भी 0, एल का भी 0, टी का भी 0 और एम्पियर का भी 0। ऑप्शन नंबर बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये बेसिकली। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। सवाल में कहता है कि आपके पास एक YDAC सेटअप है, दिस इज योर YDAC सेटअप। ठीक है, जब कोई भी फिल्म नहीं लगा हुआ था, किसी भी स्लिट के आगे जब कोई भी फिल्म नहीं था, तब इस O पॉइंट पे जो लाइट की इंटेंसिटी थी दैट वाज I0। ठीक है, दैट वाज I0, यानी कि ये मैक्सिमम ब्राइटनेस इंटेंसिटी होता है। फिर हमसे बोला कि इफ द इंटेंसिटी in the absence of glass sheet, the intensity at O as a function of thickness T of the glass plate is, right? तो हमने क्या किया, हमने एक ग्लास प्लेट लगा दिया है यहाँ पे। इस ग्लास प्लेट का जो थिकनेस है वो T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब हमसे पूछता है कि बताइए इस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी कितना है एज अ फंक्शन ऑफ दिस थिकनेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, अब आपको पहली बात जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए। जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई मैक्सिमम, यानी कि जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो आई मैक्सिमम। बच्चे इसको जल्दी जल्दी में 4I0 लिख देते हैं। 4I0 यहाँ पे होता है। इस सवाल में हमको ऑलरेडी 4I0 की जगह I0 दे दिया है, तो इसीलिए आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। आई मैक्सिमम I0 है हमारे पास, राइट? दिस इज योर I0। ओके, दिस इज योर कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। अब हमें ये पता करना है कि जब आपका रे अब यहाँ पे पहुँच रहा है, अब यहाँ पे पहुँच रहा है, तो भैया फेज डिफरेंस कितना है। अब हमारा फेज डिफरेंस कितना, क्योंकि फेज डिफरेंस होगा, क्योंकि अब पाथ डिफरेंस 0 नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा एक फिल्म लगाने से जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दैट इज हाउ मच, that is mu minus 1 into t. This is the path difference developed due to adding this film. और अगर path difference इतना है तो phase difference और path difference में relation क्या होता है, k into delta x, और k मतलब angular wave number, so 2 pi by lambda into delta x। खत्म कहानी। पुट कीजिए I0 cos square, नीचे में एक 2 है उसको 1/2 कर दो, और डेल्टा 5 आपका ये हो जाएगा दैट इज 2 pi by lambda। डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स की जगह ये लिखोगे विच इज म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ध्यान से देखिए आपका 2 से 2 खत्म, सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज मैचिंग अप विद विच नंबर, ऑप्शन नंबर सी के साथ है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी के साथ ये जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, गलती से इसको मत टिक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये आपको एक सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, तो आपके सामने क्या दे रखा है, एक स्मॉल स्फीयर है, इन होमोजेनस स्मॉल स्फीयर हैविंग एवरेज डेंसिटी सेम एज दैट ऑफ लिक्विड, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन द पोजीशन एज शोन इन द फिगर। सी इज द सेंटर ऑफ मास एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, राइट? तो जो स्फीयर का सेंटर होता है ना, स्फीयर का सेंटर, पूरा का पूरा स्फीयर आपका इस लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड है इस समय, राइट? तो इस O पॉइंट से आपका बॉइंट फोर्स पास करेगा, क्योंकि इस O पॉइंट को अभी हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ बॉयंसी,
यहाँ से आपका बॉइंट फोर्स पास करेगा, लेकिन जो mg है वो तो सेंटर ऑफ मास से ही पास करता है, तो mg यहाँ से पास करेगा। तो आप देख सकते हैं एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, रोटेशनल इफेक्ट है, ये आपको रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, तो O वाला पॉइंट आपको ऊपर जा रहा होगा, O मूव्स अप, ठीक है। C लेफ्ट कुछ नहीं मूव करेगा ऐसे, ठीक है, C आपको नीचे जा रहा है, ठीक। चलिए ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है ये। An ideal gas is taken through a cycle A to B to C to A as shown in the figure if the heat supplied in the cycle is 5 joule। तो पूरे साइकिल में आपको हीट सप्लाइड दे रखा है, डेल्टा क्यू आपको दे रखा है 5 जूल, सप्लाइड है तो प्लस 5 जूल ही लेंगे। पूरे साइकिल के लिए डेल्टा यू की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, तो हम लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि बताइए C to A में वर्क डन कितना है, राइट, तो ये आपका ज़ीरो है वर्क डन, पूरे साइकिल के लिए लिखना है हमको। सो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to C प्लस वर्क डन फ्रॉम C to A। अगर आप ध्यान से देखें तो B to C आपका एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ये वाला वर्क डन तो ऐसे ही ज़ीरो हो जाएगा। बहुत अच्छा, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, अच्छा एक काम कीजिए, डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कीजिए, WAB, A से लेके B में आपका वर्क डन कितना है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। A to B आपका एक आइसोबारिक प्रोसेस है, दिस इज योर P डेल्टा V प्लस WCA हमको सॉल्व करना है, राइट। अच्छा P डेल्टा V, P तो कांस्टेंट है 20 और डेल्टा V यहाँ से जब यहाँ जा रहे हो सो चेंज इन वॉल्यूम इज 2 - 1 प्लस WCA, तो आप देख सकते हैं ना कि आपका WCA आ गया -15 जूल्स, -15 जूल्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए एक कार है जो कि रेस्ट से चालू होता है, पहले एक्सेलरेट करता है विद अल्फा फॉर सम टाइम एंड देन डीसेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ बीटा टू कम टू रेस्ट। टोटल टाइम जो है t लगा है, बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है। तो हमने सबसे पहले इसका v वर्सेस t ग्राफ प्लॉट कर दिया है। क्यों हमने सर आपने सोचा कि v वर्सेस t प्लॉट करना चाहिए, क्योंकि भैया जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो एरिया अंडर द कर्व आपको सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट दे देता है। एक्सेलरेट किया है तो पहला वाला स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा, फिर डीसेलरेट किया है तो ऐसा होगा, ठीक है। टोटल टाइम आपका t था तो यहाँ पे हमने t लिखा है। मान लीजिए जो मैक्सिमम स्पीड वो अचीव करता है दैट इज एट टाइम t1, हमको ये v max निकालना है फॉर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए ड्यूरिंग एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं ना, जो आपका v max है दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू t1 टाइम, मान लीजिए इसको t1 टाइम लगा है, ठीक है। अच्छा और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए जब आप इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, तो आपको फिर से निकल के आएगा v max इज इक्वल टू बीटा इंटू t माइनस टी वन, ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हो, जो इसका स्लोप है ना, स्लोप इज बेसिकली योर बीटा, राइट, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते थे, राइट। नहीं वैसे समझता है तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से आप ये रिलेशन को शो कर सकते हो। अब आपके पास इक्वेशन 1 और 2 है, आपका काम है कि यहाँ से आप t1 को एलिमिनेट करें। आप जब t1 को एलिमिनेट करोगे ना, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आप जब t1 को एलिमिनेट करोगे तो आपको ये v max जो है वो निकल के आएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ठीक है। और एक बारी आपका v max आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, so s is equal to half into base is t and altitude is v max, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी, 19th का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20। ओके, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट जे कैप, ठीक है। तो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे आपके लिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस ऊपर लिया है तो वाई एक्सिस आपका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाई एक्सिस आपका इनटू द प्लेन आ जाएगा, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही आपका फील्ड भी है, तो यहाँ पे फील्ड आपको क्रॉस से दिखाया जा रहा है। आपने एक पार्टिकल को फ्रॉम द कोऑर्डिनेट d, 0,0 चार्ज q है, मास m है, आपने v वेलोसिटी दिया है टुवर्ड्स द नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट हिट द YZ प्लेन। तो ऐसे सवाल को क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप डायग्राम सही से एक बार बना ले,
डायग्राम बन गया तो सवाल ही खत्म है। हम चाहते हैं कि ये बस इसको ऐसा ग्रेस करते हुए निकल जाए, ग्रेस करता हुआ निकल जाए। ग्रेस करना का मतलब है दैट दिस डिस्टेंस इज बेसिकली रेडियस, राइट। तो d जो है वो r के बराबर होना चाहिए और r आपको होगा mv बाई क्यू बी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू बी डी बाई एम, क्यू बी डी बाई एम। खत्म, ठीक है। चलिए, क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चे इस सवाल को ऑलरेडी कर रखे होते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान। अच्छा, सवाल में कहता है कि आपके पास एक ट्रक है और उसके रियर साइड पे आपको एक बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स का मास 20 kg है। बॉक्स और इस ट्रक के सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट है विच इज़ 0.15, ग्रेविटी 10 पकड़ लीजिए। ट्रक के इस वाले सरफेस से, राइट, इस एंड से ये जो बॉक्स है वो 4 मीटर की दूरी पे है, ठीक। बस आपका स्टार्ट होता है एंड स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। इस तरीके से आपको ए की वैल्यू दे रखी है विच इज़ योर 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। हमसे पूछता है द बॉक्स विल फॉल ऑफ द ट्रक व्हेन ट्रक इज एट डिस्टेंस फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू। क्या होगा जब ये ट्रक आपको आगे जा रहा होगा ना, जब ये ट्रक आपको आगे जा रहा होगा, बॉक्स इस ट्रक पे, ट्रक के रेस्पेक्ट में इधर की तरफ स्लिप कर रहा होगा, ठीक है। वो अभी दिखा देंगे, सूडो फोर्स का इस्तेमाल लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि बॉक्स आपको राइट साइड मूव करेगा विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रक। कभी ना कभी ये बॉक्स इस ट्रक से नीचे गिरा होगा। जैसे ही ये बॉक्स इस ट्रक से नीचे गिरता है उतनी देर में ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सपोज आपको ट्रक यहाँ से चालू हुआ है और जब तक ट्रक आपको यहाँ पे पहुँचा था, जब तक ट्रक आपको यहाँ पे पहुँचा, बॉक्स आपको यहाँ से बस गिरने ही वाला है। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रक व्हेन द बॉक्स फॉल ऑफ। पहला हमको पता करना है कि बॉक्स कितने देर में फॉल करता है। तो हम लोग बॉक्स का FBD बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आपको बॉक्स है, ट्रक आपको लेफ्ट जा रहा है ना, राइट। तो सूडो फोर्स लगाते हैं, यानी कि बॉक्स ट्रक के रेस्पेक्ट में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ऑब्जर्वर को इस ट्रक पे खड़ा कर दो। अब ट्रक आपको एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्जर्वर आपको हो गया एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो वो इस बॉक्स पे लगाएगा सूडो फोर्स। तो वो सूडो फोर्स इस पे लगाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, तो वो लगा दिया सूडो फोर्स ऐसे। अब ये बॉक्स पे सूडो फोर्स इधर है, बॉक्स हैज अ टेंडेंसी टू स्लिप राइट, तो फ्रिक्शन उसके ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अच्छा, सूडो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन, सो 20 इंटू 2 40 न्यूटन। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या लग सकती है, म्यू इंटू mg। तो म्यू अपना 0.15 है, मास 220 है और ग्रेविटी अपना 10 है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अगर इसको, तो 10 इंटू 1.5 30, तो ये आपको 30 लग सकता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 40 30 से बड़ा है, बॉक्स टूवर्ड्स राइट साइड मूव करेगा विथ सम रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग सारा काम ट्रक के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी ट्रक के रेस्पेक्ट में आएगा कि इस आदमी को इस बॉक्स का एक्सेलरेशन कितना दिखाई दे रहा है। ए रिलेटिव सॉल्व कर सकते हैं ना। ए रिलेटिव इज इक्वल टू 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉक्स विच इज 20, दिस इज योर 10/2 विच इज योर हाफ मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया है। अगर इसका एक्सेलरेशन इतना है तो कितने टाइम में ये बॉक्स 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, निकाल सकते हैं ना। एस रिलेटिव इज इक्वल टू, इनिशियल स्पीड तो बॉक्स का भी 0 होगा, सो हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप टी निकाल सकते हो √2s रिलेटिव डिवाइडेड बाई ए रिलेटिव, राइट। सो एस रिलेटिव इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई द बॉक्स ऑन द ट्रक विच इज योर 4, ये आपको हो गया हाफ, तो ऊपर जाएगा तो 16, सो दिस इज योर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में आपका बॉक्स नीचे गिर जाएगा, तो उतने ही टाइम में आपको ट्रक कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा। सो सिंपली हाफ AT स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज 2 एंड दिस इज योर 16, दिस इज योर 16 मीटर्स। तो इंटीजर टाइप सवाल है तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। सवाल देखिए,
सवाल कहता है कि आपके पास ये आपका रूम है, ये जो येलो वाला है ये आपका रूम है, आपके पास रूम में एक हीटर है, आपने हीटर ऑन किया, हीटर एक कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है, यानी कि dQ/dt वो कुछ हीट सप्लाई कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हमने बोल दिया pH, ठीक है। अब क्या होता है कि सराउंडिंग टेम्परेचर यानी कि इस रूम के बाहर का जो टेम्परेचर है वो -20 है, तो रूम को गर्म करने के लिए आपने हीटर ऑन किया, हीटर के कारण रूम का टेम्परेचर 16 ही पहुंच पाया, उससे ऊपर नहीं हो पाता है। स्टेडी स्टेट में रूम का टेम्परेचर 16 है। 16 आने का मतलब है कि जितना हीट आपको हीटर प्रोवाइड कर रहा है उतना ही हीट इस दीवारों से, चारों तरफ से आपको निकल रहा होगा, दीवारों से आपको कंडक्ट होके बाहर जा रहा है, ठीक है, बढ़िया। फिर आपका मन किया कि भैया हमें टेम्परेचर तो और चाहिए अपने रूम के अंदर का, टू बी कंफर्टेबल, टू फील कंफर्टेबल, तो आपने हीटर के अलावा स्टोव भी ऑन कर दिया। स्टोव आपको पावर सप्लाई कर रहा है 1 किलोवाट का, ठीक है। इन दोनों के मदद से रूम का टेम्परेचर 22 हो पाया, ठीक। हमसे पूछता है बताइए व्हाट इज द थर्मल पावर ऑफ द हीटर, तो ये pH की वैल्यू कितनी हमसे पूछी जा रही है, राइट। तो आप बात को समझिए, क्या हम केस 1 के लिए pH इज इक्वल टू लिख सकते हैं dQ1/dt, dQ1/dt जितना हीट ये हीटर प्रोवाइड कर रहा है पर सेकेंड उतना ही आपको निकल भी रहा है थ्रू कंडक्शन, ठीक है। अच्छा, सो दिस pH इज इक्वल टू, और dQ/dt बेसिकली आपका होता है KA, आप लिखते हो ना KA dt/dx करके, ठीक है। सो बेसिकली ये सब आपका एक कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस एरिया, विड्थ ऑफ दिस ब्रिक्स, राइट, वो सब आपको कांस्टेंट है, उसको C बोल दिया। मेन है आपका टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T, तो 16 माइनस ऑफ -20 विच इज योर 36, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, बढ़िया। इधर आ जाइए, यहां पे आपको दोनों मिल गया, pH प्लस PS इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C, क्योंकि रूम का डायमेंशन एंड एवरीथिंग रिमेन सेम, टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हुआ है, 22 माइनस ऑफ -20 विच इज योर 42, ठीक है। सो pH प्लस PS की वैल्यू आपको दे रखी है 1 किलोवाट, दिस इज योर 1 किलोवाट, 1000 वाट बोल दो इसको। C को क्या लिख सकते हो, C इज बेसिकली pH/36, दिस इज योर pH/36 मल्टीप्लाइड बाई 42, ठीक। सो दिस इज योर 6766, सो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज योर 1000 इज इक्वल टू pH/6, तो आपको pH आ रहा है 6000 वाट और रादर 6 किलो वाट, और इस सवाल का आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो एक डिसेंट और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इसकी बात कर लेते हैं। इन द सर्किट शोन द चार्ज ऑन द 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट विल बी हाउ मच, तो अगर स्टेडी स्टेट है तो इधर कुछ भी नहीं फ्लो कर रहा है, इधर आपको कुछ भी नहीं फ्लो कर रहा है, तो फिलहाल के लिए उसको हमने ओमिट कर दिया। अगर आपको 3 माइक्रोफैरड के क्रॉस कैपेसिटर के चार्ज चाहिए तो आपको पता करना होगा कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, आपका टारगेट है VA माइनस VB को पता करना, ठीक है। अच्छा, तो पता कर सकते हैं, सबसे पहले आप I पता कर लीजिए। सो करंट इज इक्वल टू, ये दोनों बैटरी अपोजिंग सेंस में लगा हुआ है, सो 2 - 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो ये आपको हो जाएगा 1/3 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, अब हमें VA माइनस VB लिखना है ना, तो यहां से लेके यहां तक के लिए इक्वेशन लिखिए, VA माइनस VB इज इक्वल टू करंट I इंटू 1 प्लस दिस इज 1, I आपका 1/3 प्लस 1, दिस इज योर 4/3 वोल्ट्स, आपको आ गया इतना, तो चार्ज कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू 3, ये आपको हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो कूलम में ही आंसर निकालना था, तो इस सवाल का आंसर बेसिकली 4 हो जाएगा, ठीक है। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें हमसे कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 1.2, तो आपको I की वैल्यू दे रखी है 1.2 kg मीटर स्क्वायर, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, तो आपको इनिशियल ओमेगा दे रखा है 0, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियस पर सेकंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड, तो बताइए कितने देर में ये एनर्जी आपको अचीव हो जाएगी। तो जब आपने एक अल्फा प्रोवाइड किया है, बॉडी का ओमेगा धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा, और ओमेगा और एनर्जी में रिलेशन है,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर, तो हाफ आई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ये तो जीरो है, तो ओमेगा को आप बेसिकली अल्फा टी से रिप्लेस कर सकते थे। दिस इज योर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम आप निकाल सकते हैं। टी आपको कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2k अपॉन आई अंडर रूट, और नीचे में आ जाएगा आपको अल्फा। सो टी इज इक्वल टू, आपको अल्फा दे रखा है 25, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हम चाहते हैं 1500 हो जाए, और आई की वैल्यू हमको दे रखी है 1.2। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा कितना, ये आपको हो जाएगा 0.6। दिस इज गोइंग टू बी अप, और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको हो जाएगा 2500, उसका बाहर निकालेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 25 विच इज़ योर 2 सेकेंड्स। तो इस इंटीजर टाइप सवाल का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, सो आई होप ये वाला सवाल भी आपको क्लियर है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन 25। दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सवाल में कहता है कि आपने यहाँ से एक ब्लॉक को रिलीज किया, 4 मीटर की हाइट पे है, ब्लॉक आपको स्लिप करता है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन बी से लेके सी में है, और म्यू की वैल्यू 0.1 है, राइट। जो आपको ब्लॉक यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इस वॉल से इलास्टिकली कोलाइड करता है, सो बेसिकली नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, फिर आपको ये रिफ्लेक्ट बैक होगा। लेकिन जब वो अब लौट रहा होगा तो कुछ स्पीड उसका डिक्रीज हो चुका है ड्यू टू फ्रिक्शन, फिर वो आएगा, अब शायद थोड़ा सा यहीं तक ही जा पाया होगा, फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा, टकराएगा, इस तरीके से ये मूव करेगा, और फाइनली कभी ना कभी ये ब्लॉक रुकेगा, राइट। हमसे पूछता है द टोटल डिस्टेंस covered by the block on the horizontal surface before coming to rest will be, before coming to rest will be। ध्यान से बात को समझिए। ब्लॉक के पास शुरुआत में एक पोटेंशियल एनर्जी है, फाइनली आपका ब्लॉक रुक जाता है, तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी लूज हो गया। कौन खाया वो एनर्जी, फ्रिक्शन का वर्क डन, और फ्रिक्शन का वर्क डन बोले तो म्यू एम जी फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कवर्ड। तो ये x क्या है, क्या ये x इस पूरे हॉरिजॉन्टल पे पाथ कवर्ड है, नहीं, ये x हम मान रहे हैं पाथ ट्रैवल्ड ऑन दिस रफ सरफेस, इस BC सरफेस के बीच में ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टोटल, उसको हम x बोल रहे हैं। बात को समझिएगा। तो mg से mg आपका खत्म, और x इज इक्वल टू h बाई म्यू आ जाएगा, विच इज 4 डिवाइडेड बाई 0.1, बोले तो 40 मीटर्स। तो 40 मीटर इज द टोटल पाथ कवर्ड ऑन दिस रफ सरफेस। 40 का मतलब क्या है, ये ब्लॉक आपको जब पहली बार यहां से इधर मूव करना चालू करेगा, समझिएगा बात को, ये ब्लॉक आपको जब पहली बार इधर जा रहा होगा तो गया और लौटा, 4 मीटर ट्रैवल किया है रफ सरफेस पे, फिर गया फिर लौटा, 8 मीटर्स ट्रैवल किया है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि 40 का मतलब है 40 बाई 2 इज 20, तो 20 राउंड ट्रिप्स किया है, 20 राउंड ट्रिप्स किया है यहाँ पे। ठीक है, अब सिर्फ यही तो नहीं मूव करता ना, यहाँ से ये इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। अब देखिए, जब ये ब्लॉक पहली बार आपको यहाँ तक आया, यहाँ पे आया, ठीक है, अब यहाँ से वो आगे गया, फिर इधर आया, राइट। तो इसके ऊपर अभी एक राउंड ट्रिप हुआ, जब इस पे एक राउंड ट्रिप होता है तो इस वाले पे भी ये एक राउंड ट्रिप कर लिया। अब इसी तरीके से जब 19 राउंड ट्रिप्स हो जाए, 19 राउंड ट्रिप्स का मतलब है ये हुआ एक राउंड ट्रिप, फिर ये हुआ आपको दूसरा राउंड ट्रिप, ऐसे करते करते आपको 19 राउंड ट्रिप्स होगा। उसके बाद ये आपको इधर जब जा रहा होगा तो 20th राउंड ट्रिप पे ये यहीं पे आके रुक गया, ये यहीं पे आके रुक गया, आपको यहाँ तक आपको ये नहीं ट्रैवल किया है। ये एक डिस्टेंस ऐसा है जो बच्चा लोग कंफ्यूज करता है, ये एंड में 20 में ये ट्रैवल नहीं किया है, राइट। सो टोटल 20 राउंड ट्रिप्स है, राइट। सो 20 इंटू 3, 20 इंटू 1 प्लस 2 विच इज 60, लेकिन टोटल 60 मीटर नहीं ट्रैवल किया। ये जो आखिरी का आपको 1 मीटर था वो नहीं ट्रैवल कर पाया, वो तो यहीं पे रुक गया, ब्लॉक आपको यहीं पे रुक चुका है। तो 60 में से आप एक 1 को
सब्ट्रैक्ट करोगे तो 59 इस सवाल का आंसर है। अगर किसी बच्चे के सवाल में डाउट आता है तो इसी में आता है, उसको लगता है कि आंसर 60 है बट 59 होगा, क्योंकि वो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर ही नहीं पाया, यहीं पे वो रुक गया था। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा और ये पूरा मॉक टेस्ट का डिस्कशन भी आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको हेल्प करे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। हम लोग और मॉक टेस्ट में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।